छुपा धन छुपा रंग, भारत की ज़मीन से स्विस बैंक की गलियों तक। यस, मैं बात कर रहा हूँ मनी लॉन्ड्रिंग की, जहाँ हर एक छोटा सा नोट बड़े खेल का हिस्सा बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिडन ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वेलकम टू द आर्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, द डार्क साइड ऑफ इकोनॉमी। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, मनी मतलब कि पैसा और लॉन्ड्री यानी कि धुलाई, पैसों की धुलाई, यानी कि ब्लैक मनी को धुलाई करके उसको वाइट में कन्वर्ट करना। इस प्रोसेस को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं और इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसे आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग को समझने से पहले हमें समझना होगा ब्लैक मनी और वाइट मनी क्या होता है। देखिए, ब्लैक मनी और वाइट मनी को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही सिंपल है। जिस पैसे पे हम लोग इनकम टैक्स देते हैं या फिर यूँ कहें कि इनकम टैक्स फाइल करते हैं, वो सारा पैसा हमारा वाइट होता है। और जो पैसे पे हम लोग टैक्स नहीं देते हैं या फिर इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं, वो सारा पैसा हमारा ब्लैक में आ जाता है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग से न सिर्फ आप और हम बल्कि पूरे देश को काफ़ी बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। अब ब्लैक मनी को 2 तरह से कमाया जा सकता है। पहला है कि एक लेजिटिमेट बिजनेस करके, जैसे कि मान लीजिए आपने ग्रोसरी स्टोर ओपन कर लिया और वहाँ पे आपको रोजाना कैश में पैसा मिलता है। अब आपको लगता है इस कैश पे टैक्स देना बेकार है, तो आप इसे छुपा लेते हैं। अब आपका बिजनेस तो यहाँ पे लीगल है पर आपका पैसा इनलीगल है, यानी कि ब्लैक मनी है। और दूसरा तरीका है इनलीगल तरीका, जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग, ड्रग ट्रैपिंग और भी कई सारे तरीके हैं जिससे लोग पैसा कमाते हैं और ये सारा पैसा ब्लैक होता है। और अब हम आगे समझेंगे कौन से वो 3 स्टेप्स हैं जिससे लोग फॉलो करके अपने पैसे को ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट करते हैं और उसको स्विस बैंक तक ट्रांसफ़र कर देते हैं और हमारे गवर्नमेंट को पता तक नहीं चलता। और इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करके बहुत से लोग इंडिया का पैसा विदेश में लेके भाग गए हैं, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और ललित मोदी। ये ऐसे लोगों के नाम हैं जिन्होंने इंडिया में बहुत से बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड करके फॉरेन भाग चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का फर्स्ट स्टेप आता है प्लेसमेंट। ये वो स्टेप है जहाँ पे ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने का गेम शुरू होता है और ये वही स्टेप्स है जहाँ पे अथॉरिटीज़ आपको पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसके आगे आने वाले स्टेप्स में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इस स्टेप में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अपना ब्लैक मनी बैंक में डाल देते हैं, लेकिन कैसे? इस स्टेप में वो एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें कैश का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि कोई कसिनो, रेस्टोरेंट, मॉल या फिर होटल। इन सारे बिजनेस में कैश सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के कोई बिजनेस ढूंढते हैं जिसमें कैश का ज़्यादा इस्तेमाल हो, पर ये सिर्फ केवल और केवल एक दिखावा होता है। इनके रेस्टोरेंट में कभी खाना बनता ही नहीं है, इनके मॉल में कभी भी दुकानें ओपन होती ही नहीं हैं और इनके होटल में जो गेस्ट हैं वो कभी आते ही नहीं हैं। असल में इनका गेम तो कुछ और होता है। इनका गेम होता है कि इन सारे बिजनेस के थ्रू फर्जी सेल्स, फर्जी बिल्स बना के गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाया जाए और सारा पैसा जो अपना ब्लैक मनी है उसको बैंक में डिपॉजिट किया जाए। और बैंक्स भी इनकी मदद करते हैं, क्योंकि बैंक्स वालों को भी इनका पैसा चाहिए, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो वाइट हो। ये है मनी लॉन्ड्रिंग का पहला स्टेप, जिसमें इनका पैसा और ज़िंदगी दोनों गेम में है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, लेयरिंग का। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तो ये लोग अपने ब्लैक मनी को फर्जी सेल्स और बिल्स के थ्रू वाइट तो कर लिया था, और फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम ये है कि अगर कभी गवर्नमेंट की नज़र इन पर आ गई, इनका सारा का सारा ब्लैक मनी का एम्पायर गवर्नमेंट फ्रीज कर देगा। इनका सारा का सारा पैसा इनकी नज़रों के सामने होगा और उसे छू तक नहीं पाएंगे ये लोग। लेयरिंग इसलिए करते हैं जिससे गवर्नमेंट इनके पैसे को ट्रेस न कर पाए। ये लोग कई सारी सेल कंपनीज के थ्रू अपने पैसे को चैनलाइज करते हैं, रोटेट करते हैं, कई सारे दूसरे नेशंस में रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इनको पकड़ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इस स्टेप के बाद सेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो सिर्फ नाम की होती हैं, काम की नहीं। इनका असल में कोई बिजनेस नहीं होता है, ये केवल और केवल पेपर पर एग्जिस्ट करती हैं। रियलिटी में ये सारी कंपनीज का कोई बिजनेस नहीं होता है, ना ही कोई प्रोडक्ट होता है। ये लोग सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी अपने पैसे को चैनलाइज करते हैं और रोटेट करते हैं। लेकिन ये लोग किसी भी देश में नहीं बल्कि कुछ खास देशों में अपने ब्लैक मनी को बेचते हैं। ऐसे देश जिन्हें टैक्स हेवन कहते हैं। टैक्स हेवन वो देश होते हैं जहाँ पर टैक्स बहुत ही कम होता है या फिर होता ही नहीं है। ये देश छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं जिनका अपना खुद का कोई इकोनॉमी नहीं है, कोई एग्रीकल्चर नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये सिर्फ बाहर के आए हुए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के भरोसे चलते हैं। और इन देशों का इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं होता है। मतलब कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इन देशों की गवर्नमेंट से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेंगे तो ये लोग नहीं बताएंगे, जिससे ब्लैक मनी को ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। कैमिन आइलैंड, पनामा, साइप्रस, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग अपने ब्लैक मनी को बेचते हैं और इन्हीं नेशंस को टैक्स हेवन के नाम से जाना जाता है। ये लोग इन्हीं आइलैंड पर कई सारी सेल कंपनीज ओपन करते हैं और अपना ब्लैक मनी इंडिया से
किसी ए सेल कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर ये ए सेल कंपनी इसी आइलैंड के किसी दूसरे बी सेल कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर बी सी में कर देता है, सी डी में कर देता है। इस तरीके से ये लोग अपने पैसे को रोटेट कर देते हैं इसी आइलैंड पर। अब इंडियन गवर्नमेंट को केवल इतना ही पता चलेगा कि यहाँ से किसी ने ए कंपनी में इन्वेस्ट किया है, पर ए कंपनी ने दोबारा कहाँ पे इन्वेस्ट किया है इसका इन्फॉर्मेशन इंडिया के पास नहीं रहेगा। और फिर जो बी सेल कंपनी है वो कहाँ पे इन्वेस्ट किया है या फिर सी कंपनी ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है इसका इन्फॉर्मेशन इंडिया के पास नहीं रहेगा, क्योंकि इन नेशंस का इंडिया के साथ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं होता है। इसीलिए उन देश के अथॉरिटीज इंडिया के साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते हैं। इस प्रोसेस से ये लोग पैसों का सोर्स और डेस्टिनी दोनों ही हाइड कर देते हैं। और अब इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन स्टेप। ये फाइनल स्टेप होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। इस स्टेप में ये लोग अपनी आखिरी सेल कंपनी डी सेल कंपनी से अपना पैसा किसी स्विस बैंक या फिर इंडिया में किसी और कंपनी के शेयर्स में या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं और इस तरह से ये लोग अपने ब्लैक मनी को वाइट कर लेते हैं। गवर्नमेंट को भी नहीं पता चलता है कि कौन सा पैसा यहाँ पर लीगल है और कौन सा इलीगल यानी कि ब्लैक मनी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इस पैसे का सोर्स नहीं होता है कि ये पैसा आया कहाँ से है। गवर्नमेंट को केवल इतना ही मालूम रहता है कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इसके आगे इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं रहता है। तो इस तरीके से ये लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं। लोन वाला स्कैम कैसे होता है? बहुत सी जगह आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े लोन लिए और वो लोग लोन लेकर इंडिया से बाहर भाग गए। तो ये लोग एक पहले बड़ा लोन लेंगे बिजनेस के नाम पर, फिर उसी बिजनेस में लॉस दिखाएंगे और फिर उसी पैसे को सेम मेथड के थ्रू प्लेसमेंट क्लियरिंग इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे गवर्नमेंट को टाइम रहते पता नहीं चलता है और जब गवर्नमेंट को पता चलता है तब तक पता लगता है कि ये लोग देश छोड़ के भाग चुके हैं। इसी तरीकों का इस्तेमाल करके नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, इन सारे लोगों ने इंडिया के साथ बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड किए और लंदन में अपना एक लेविश लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इस मेथड का यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग हवाला का मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड में ये लोग सीधा कैश को ही इंडिया से बाहर भेज देते हैं। लेकिन कैसे? दुनिया भर में कई सारे ऐसे छुपे ब्रोकर्स हैं जो आपके पैसे को इंडिया में लेंगे और जिस भी कंट्री में आपको चाहिए होगा वहाँ पे आपको कैश के फॉर्म में दे देंगे। ये सारा गेम पासवर्ड पर चलता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप पैसे इनको देंगे तो ये आपको एक पासवर्ड देंगे और फिर जहाँ पे आपको चाहिए होगा जिस कंट्री में, वहाँ पे जाके आप वो पासवर्ड बताएंगे तो आपको सारा कैश जितना भी यहाँ पे आपने दिया है वो वहाँ पे मिल जाएगा। बस यहाँ पे ये लोग कुछ अपना परसेंटेज चार्ज करते हैं जो भी अमाउंट रहता है। तो फिर बाद में ये लोग भी प्लेसमेंट क्लियरिंग इंटीग्रेशन का मेथड यूज़ करके अपना सारा कैश का पैसा बाहर निकाल लेते हैं इंडिया से। हवाला ही वो मेथड है जिससे पाकिस्तान इंडिया में टेरर फंडिंग करता है। और अब बात करते हैं स्विस बैंक की। क्यों लोगों को स्विस बैंक इतना ज़्यादा पसंद है? तो इसका रीज़न है वहाँ की स्टेबल इकोनॉमी, स्टेबल करेंसी और सबसे इम्पोर्टेंट स्विस बैंक का सीक्रेसी और साइलेंस का कल्चर। यह 1713 में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर का डिटेल किसी के भी साथ शेयर नहीं करेगा, जिसकी वजह से रिच एंड पावरफुल लोगों के लिए ये एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया। इस वीडियो में आप स्विस बैंक कमेंट करिएगा तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे स्विस बैंक में सीक्रेसी और साइलेंस का कल्चर स्टार्ट हुआ और इससे स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के साथ कई सारे एग्रीमेंट साइन करे और कहा कि हमें उन इंडियन लोगों के नाम बताओ जिन्होंने स्विस बैंक में अपना पैसा जमा कर रखा है। लेकिन स्विस बैंक ने केवल इतना ही बताया कि इंडिया से कितना पैसा स्विस बैंक में आया है। आपने पीएम नरेंद्र मोदी का एक स्पीच भी सुना होगा जहाँ पर इन्होंने कहा था कि ये जनता का पैसा है, गरीबों का पैसा है, इसको हम देश में फिर से लाएंगे। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं, हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है और उनको वो धन मिलना चाहिए। ये हम समझा पकड़। लेकिन क्या सिर्फ ये एक पॉलिटिक्स था? क्योंकि जो लोग इंडिया से स्विस बैंक में पैसा भेजते हैं वो इलीगल मनी तो नहीं होगा, वो लीगल मनी होगा। असली गेम तो सेल कंपनी और हवाला के थ्रू चलता है, जिससे इंफॉर्मेशन निकाल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो क्या गरीबों का पैसा फिर से देश में आएगा? 2016 में एक पेपर लीक हुआ था पैनामा पेपर्स के नाम से। इस पेपर में कई सारे सेलिब्रिटीज, ब्यूरोक्रेट्स के नाम शामिल थे जिन्होंने सेल कंपनीज के थ्रू अपना पैसा स्विस बैंक में जमा किया है। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अजय देवगन, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल थे। और अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए क्या इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रूल नहीं बनाया है? तो इसका आंसर है यस, कई सारे रूल्स बनाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इस एक्ट के तहत एक एजेंसी बनाया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी,
इसका नाम आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा। ये एजेंसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट पर नज़र रखने का काम करती है ताकि किसी भी इनलीगल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ पैसा ट्रेस हो सके। कई बार इस एजेंसी ने कई सारे पॉलिटिशियंस और रिच लोगों के ब्लैक मनी को पकड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग केवल इंडिया का ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों का प्रॉब्लम है, इसलिए इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से बचाना। जिस भी कंट्रीज में मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फंडिंग के थ्रू बहुत सा पैसा दूसरे देश में जाता है तो उसको रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन 2 लिस्ट जारी करते हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज को डाला जाता है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग ज़्यादा होता है। इस लिस्ट में नाम आने का मतलब है कि आपको वार्निंग मिल चुका है कि आप अपने कंट्री में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोको। और जो कंट्रीज इनके वार्निंग को सीरियस नहीं लेते हैं उनको बाद में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अगर एक बार किसी कंट्री का नाम ब्लैक लिस्ट में आ गया, उस कंट्रीज के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। बड़े बड़े एजेंसी जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये सारे इनको लोन देना बंद कर देंगे और जिसकी वजह से इन कंट्रीज के इकोनॉमी का डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। पाकिस्तान को कई बार FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला है और निकाला है क्योंकि पाकिस्तान से बहुत मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग होता है, इसलिए पाकिस्तान को कई बार ग्रे लिस्ट में डाला गया है। और अब हम बात कर लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कुछ मिथ्स की। बहुत से लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट चाहे तो मनी लॉन्ड्रिंग को पूरी तरीके से रोक सकता है, पर ऐसा नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग को पूरी तरीके से रोकना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हाँ, इसे कम किया जा सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि स्विस बैंक में पैसा रखना सबसे सेफ है, इसलिए एक पॉपुलर मिथ बन गया है कि जो लोग अपने पैसों को वाइट करना चाहते हैं वो लोग अपने पैसे को स्विस बैंक में रख लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत से लोग अपना लीगल पैसा डायरेक्टली स्विस बैंक में जमा करते हैं जो गवर्नमेंट की नज़र में होता है। लोगों को लगता है कि बाहर के देशों में ब्लैक मनी रखना सेफ होता है, पर ऐसा नहीं है। अगर वहाँ के अथॉरिटीज़ को पता चलता है कि ये एक इलीगल तरीके से पैसा आया है तो वहाँ के अथॉरिटीज़ उस पैसे पर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं और दोनों देशों के अथॉरिटीज़ आपस में कोऑपरेट भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करने से अथॉरिटीज़ को पता नहीं चलता है। अथॉरिटीज़ छोटे छोटे ट्रांजैक्शन को भी क्लोजली मॉनिटर करते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू वो लोग मॉनिटर करते हैं और इसलिए अगर वहाँ पे भी अगर उनको कुछ सस्पिशियस लगा तो वहाँ पे भी वो लोग लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये थी कहानी आर्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की, द डार्क साइड ऑफ इकोनॉमी। अगर आपको हमारी इस तरह की डिटेल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।